नहीं, वो थोड़ी देर के लिए होगा, वो तो कल करने ही नहीं दिया आप लोगों ने। पेज नंबर 389 पे तशरीफ ले आए। हम कौन सा 2-2 घंटे। पेज 389, ये साथ वाले को चुप करा दें वरना इसने बोलते रहना अगले 1 साल तक। पेज 389। अच्छा, कल हमने ये पढ़ा था कि पास्ट पेपर भी कोई चीज होते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? पास्ट पेपर भी कोई चीज होते हैं। अच्छा जी, पेज नंबर 411 पर अगर क्वेश्चन नंबर 35 को इतने सारे लोग इकट्ठे आके देखें लेट, तो क्या वो जबरदस्त सवाल होगा। पेज नंबर 435 पर क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी पेज नंबर 411 पर क्वेश्चन नंबर 35। पढ़ लिया आप लोगों ने? जल्दी से पढ़ लें, इन लोगों के बैठने से पहले पहले पढ़ लेना है। बैठना शुरू हो गए हैं ये लोग, आप लोग इनके आने से पहले पढ़ लें। एक कंबाइंड दंगल कराएं सर उमैर और सर उमर के स्टूडेंट का। आधे मोटरसाइकिल के इस साइड पे, आधे मोटरसाइकिलों के इस साइड पे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन के इस पार्ट के लिए आप एज्यूम करें कि आज 30 सितंबर 2023 है, यानी अभी अभी हमारा 30 जून 23 वाला साल खत्म हुआ है। 1 जुलाई 22 को कलसूम एक बेवा औरत है, उसने ऑनलाइन कपड़े बेचने का कारोबार शुरू किया है और उसने एक प्लेटफॉर्म से कपड़े बेचने शुरू किए हैं पाकिस्तान में और अपने घर से ही कारोबार कर रही है। ड्यूरिंग द ईयर द सेल्स फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस वर 60 लाख, उसकी बिजनेस की सेल 6 मिलियन थी एंड टोटल एक्सपेंसेस वर 5800,000 और उसके टोटल एक्सपेंसेस थे 5800,000। तो सेल कितनी थी भाई बाजी की? 6 मिलियन और एक्सपेंसेस कितने थे? 5800,000। प्रॉफिट 2 लाख। एट द ईयर एंड हर सोल एसेट्स व 1300 सीसी गाड़ी और 8 लाख एज कैश ऑन हैंड। ईयर एंड के पास उसके पास एक गाड़ी थी और उसके पास कैश इन हैंड है। आप बताएं कि क्या इस बाजी कुलसूम ने, जो कि एक बेवा हैं, इन्होंने रिटर्न जमा करवानी है या नहीं करवानी? मैं 3 बातें बता देता हूं। ये बेवा है, इसने 2 लाख कमाया है। किधर है बेवा? ये बेवा है, इसने 2 लाख कमाया है, इसके पास 1300 सीसी गाड़ी है और इसके पास 8 लाख कैश है। ये 4 बातें पढ़ के बताएं, क्या इसने रिटर्न जमा करवानी है या नहीं करवानी? हाथ खड़ा करके बताएं। क्यों करवानी है? करवाने वाले बताएं। 1300 सीसी या उससे ऊपर गाड़ी। भाई हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी के पास 1000 सीसी से ऊपर गाड़ी है तो उसने रिटर्न जमा कर, इनकम तो 6 लाख से कम है, इसकी इनकम 6 लाख से कम है, लेकिन 1000 सीसी या उससे ऊपर गाड़ी है तो इसने रिटर्न जमा करवानी है। वैसे इनकम तो 6 लाख से कम है लेकिन गाड़ी तो इसके पास 1000 सीसी है। लेकिन अब वाहिद वजह ये बन रही थी इसके रिटर्न जमा करवाने की कि इसके पास 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है। कैश से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश को तो कहीं बुनियाद नहीं बनाया था हमने, ये कैश तो उसने ऐसे ही दिया हुआ है। तो क्या इसने रिटर्न जमा करवानी है या नहीं करवानी? तो हमने पढ़ा था कि एक विडो जो इस वजह से सिर्फ रिटर्न जमा करवाने आ रही हो कि उसके पास फ्लैट है या उसके पास गाड़ी है, तो शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न, वो फिर रिटर्न जमा ना करवाए। आप बताएं, ये पढ़ा था सेक्शन 115 कि 4 लोगों को छूट अवेलेबल है। आप बता दें ये 2 लाख कमा रही है
और 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है और बेवा है, क्या ये रिटर्न जमा करवाए या ना करवाए? इनकम 6 लाख से इसकी कम में, और दूसरी तरफ इधर आए 3 लाख से भी कम है, 2 लाख इसकी इनकम है, और दूसरा जो है 1000 सीसी, इसकी वाहिद वजह गाड़ी जमा करवाने, इसकी वाहिद वजह रिटर्न जमा करवाने की क्या जहन में आ रही थी? 1000 सीसी गाड़ी, लेकिन उसमें इसको छूट अवेलेबल है जाके। आप बताएं रिटर्न जमा करवाए या ना करवाए? मोहतरम ये रिटर्न जमा करवाएगी, क्योंकि इसने ये प्रॉफिट गलत कैलकुलेट किया है, इसने इसमें घर के खर्चे भी माइनस कर लिए हैं, ये प्रॉफिट गलत है। ये लिख के आना था कि ये प्रॉफिट गलत है, इसमें इसने घर के खर्चे भी माइनस कर लिए हैं। बताएं सेल में से बिजनेस के और घर के खर्चे माइनस करते हैं सर? बिजनेस के। तो इस तरह का कमेंट करके आना था कि दो अ विडो इज नॉट लायबल टू फाइल अ रिटर्न बिकॉज ऑफ ओनिंग 1000 सीसी कैपेसिटी कार और अबव, दो शी इज नॉट लायबल टू फाइल अ रिटर्न, बट while calculating, ये लिख के आना था, but while calculating her taxable income for the year, she has deducted the personal as well as business expenses. So the personal expenses detail is not given in question. सवाल का मसला ये, so personal expenses detail is not given in question. However, if her taxable income exceeds 3 lakh, she is required to file a return of income because business expenses will not be allowed as, तो if अगर हो सकता है घर के खर्चे होते ही 1000 रुपए के, फिर तो और बात है, फिर ये 2 लाख 1000 हो जाता, फिर तो और बात है, लेकिन मेरे ख्याल से तो अच्छे खासे घर के भी खर्चे होंगे, तो if का लफ्ज डाल के आना चाहिए था कि if his business, if his personal expenses, though his personal expenses are disallowed, so after disallowing the personal expenses, if her income exceeds rupees 3 lakh, then in that case she will be required to file a return of income. वैसे तो 6 लाख से ज्यादा वाले ने जमा करवानी होती है, लेकिन आप लोगों ने ये लिख के आना था कि बिजनेस वाले ने तो खाली 3 लाख पे भी जमा करवानी होती है, बिजनेस वाले ने तो खाली 3 लाख पे भी जमा करवानी होती है। बल्कि एक और लफ्ज, एंड टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अबव, टैक्स ट्रीटमेंट भी लिख के आनी है कि दिस इनकम इज चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस, और टैक्स ट्रीटमेंट फिर एक और लफ्ज लिखा थे, एंड फर्दर आफ्टर डिसअलोइंग द पर्सनल एक्सपेंडिचर, if her income exceeds 6 lakh, she will also be required to file to deposit tax as well, फिर वो टैक्स भी जमा करवाए। तो हमने पढ़ा था बिजनेस इनकम अगर आप 3 लाख से 6 लाख कमा रहे हैं, रिटर्न तो जमा करवानी है, टैक्स जमा नहीं करवाना, लेकिन अगर घर के खर्चे डिसअलाउ करके आप 6 लाख से भी ऊपर निकल जाती हैं बाजी, तो फिर तो आप ऊपर ही जाएं आप, तो फिर इसका मतलब है यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम एज वेल एज यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल पे टैक्स, आपको टैक्स भी जमा करवाना पड़ेगा। ओके ठीक है भाई, चलें आगे, वापस आ जाएं। कल वाला पार्ट भी कितने लोगों ने घर जाकर अटेंड कर लिया था? जरा हाथ खड़ा करें सारे, बाकी हाथ खड़ा करें हाइब्रिड में। कितने लोगों ने आज करना है? आज वाला भी आज करना है, और कल वाला भी आज करना है, और परसों वाला भी। बस ये लोग फिर जाएं, द पीपल आर नॉट टेकिंग द थिंग सीरियस। आज भी वही 20-25 मिनट के लिए बुलाने बस आपको, एक 50 पे, कौन सा हमने ज्यादा, हम तो सिर्फ थ्योरी के पास पेपर आपको करवा रहे हैं, नहीं करने ना करें। पेज 389, पेज 389 के ऊपर प्लीज टाइम ना जाया करें, पेज 389। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि कमिश्नर अपने छोटे के कहने पर, सॉरी, कमिश्नर का छोटा असेसमेंट ऑर्डर पास करके आया, तो कमिश्नर का छोटा, अगर चुप करो, कमिश्नर का छोटा अगर असेसमेंट ऑर्डर पास करके आया है, यानी एडिशनल या डिप्टी कमिश्नर, तो कमिश्नर उसको खुद बुला के डेटा सही करवाएगा, फिर कमिश्नर जो मर्जी ऑर्डर पास करे, लेकिन कमिश्नर ये ऑर्डर पास करते हुए टैक्स पेयर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, एक चीज हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कि जब आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ जाए, जब आपके घर रिटर्न जमा कराएं, ऑडिट और शो कॉज, जब आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ जाए, तो आपके पास 30 दिन होते हैं अपील करने के लिए, आप कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आने के 30 दिनों के अंदर अंदर
टैक्स पेयर कमिश्नर के खिलाफ कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। तो इस वजह से असल में तो ऑर्डर एडिशनल कमिश्नर आमतौर पे पास करता है। तो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास किया एडिशनल कमिश्नर ने, टैक्स पेयर को पता है कि मैं इसके फैसले के खिलाफ 30 दिन में अपील कर सकता हूं, तो कमिश्नर को चाहिए कि ये वाला सेक्शन ना लगाए, ये वाला सेक्शन ना लगाए, रिवीजन वाला। हो सकता है 30 दिनों में इसका अपील करने का प्रोग्राम हो टैक्स पेयर का, फिर कोर्ट ही फैसला सुनाएगा, फिर कमिश्नर तुम रहने ही दो। लेकिन अगर एडिशनल कमिश्नर के फैसले के खिलाफ टैक्स पेयर कोर्ट में जाके अपील नहीं करता या करने का टाइम ही खत्म हो जाता है, फिर कमिश्नर आगे बढ़ के कहेगा यार अब तुझे अपील भी करना भूल गया था, लेकिन मुझे पता चला तेरे साथ ज्यादती हुई है, तेरी इनकम 18 लाख नहीं है, लेकिन अब तू कोर्ट में भी जाके अपील नहीं कर सकता। अब ये सेक्शन लगेगा और कमिश्नर टैक्स पेयर को क्या देगा? फायदा। कमिश्नर कैन नेवर रिवाइज द ऑर्डर, कमिश्नर ऑर्डर रिवाइज नहीं कर सकता। कमिश्नर सेक्शन 121 और 122 वाला ऑर्डर रिवाइज अगर अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट असेसमेंट ऑर्डर, अगर असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ क्या फाइल कर दी है? अपील इज फाइल्ड बाय टैक्स पेयर। अगर टैक्स पेयर ने अपील कर दी है, कहां जाके? कोर्ट में। फिर कमिश्नर चुप रहे, फिर कमिश्नर नहीं पंगा लेगा। ये इंशाल्लाह हम देखेंगे, अपील्स का चैप्टर मंडे को शुरू करना है। अपील्स होती हैं हमारी अपील होती हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एपलेट ट्रिब्यूनल, इन जगहों पे हम अपील्स करते हैं जाके। और टाइम फॉर मेकिंग अपील इज येट देयर बट नो अपील मेड। अभी तक अपील तो नहीं की, लेकिन टाइम है ना, तो कर तो सकता है, कर तो सकता है। हाँ 30 डेज के बाद ही हाँ हाँ ये देखिए हमने जो लिखा हुआ है पेज नंबर 402 पर। ओ ये क्या हो गया है? ये ब्रैकेटें ऐसे क्यों हो गई हैं? रात को जब हम सोए थे तब तो सही थी। चलो ये सही शुरू, आपकी किताब में भी हुई है? अच्छा मेरी किताब में हो गई हैं। ये लैपटॉप ऑन रख के सोया करूं, फिर ये ऑफ करते हैं कुछ हो जाता है इसको। कमिश्नर अपने छोटे के रिकॉर्ड्स चेक कर इसमें रिवीजन कर सकता है। पेज नंबर 403 पे बच्चा आ सकता है। इस ऑर्डर से कमिश्नर टैक्स पेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कमिश्नर इन दो सूरतों में अपने छोटे का ऑर्डर रिवाइज नहीं कर सकता। अगर टैक्स पेयर ने छोटे के फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है, अगर टैक्स पेयर के पास छोटे के फैसले के खिलाफ अपील करने का टाइम बाकी है। का को सही करवा दो यार, अपील करने का टाइम बाकी है। तस्वीर भाई, अपील करने का टाइम बाकी है। हाँ जी तस्वीर खींचे। तो बताएं किन दो सूरतों में कमिश्नर ये सेक्शन नहीं लगाएगा? अगर टैक्स पेयर ने छोटे के खिलाफ, छोटे के फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है, अगर टैक्स पेयर के पास छोटे के फैसले के खिलाफ, दोबारा तस्वीर खींचे, छोटे के फैसले के खिलाफ अपील करने का हक बाकी है, लेकिन अपील करने का टाइम बाकी है, लेकिन अभी तक वो जा नहीं रहा किसी वजह से। डन? ओके। डन जी, याद करें, द कमिश्नर कैन नेवर रिवाइज द ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? बेस्ट जजमेंट या अमेंडेड असेसमेंट वाला? दोनों ही। बेस्ट जजमेंट भी बदल नहीं सकता, अमेंडेड भी बदल नहीं सकता। कमिश्नर बेस्ट जजमेंट या अमेंडेड असेसमेंट बदल नहीं सकता अगर अपील इज फाइल अगेंस्ट द, या
टैक्स पेयर के पास अपील करने का टाइम बाकी है। नेक्स्ट, कई दफा कमिश्नर अपने छोटे को कहता है जाओ जाके काम दोबारा करके आओ, इसे कहते हैं केस को रिमांड बैक कर देना। बड़े शौक से आना है आपने 50 पे पास पेपर करने के लिए इस चैप्टर के। कई दफा कमिश्नर अपने छोटे को कहता है कोई फायदा ही नहीं इस चैप्टर को करने का अगर आप इसके पास पेपर नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ऊपर से अभी ये देखे वीडियो में क्या गेम डाली है उसने। अच्छा, कल महाजबीन में जो गेम डाली थी उसके अब्बू को मार दिया था उधर, इधर जो उसको प्रॉपर्टी करवा दी थी और पिछले साल उसने कहा आप लोगों को क्या पता महाजबीन था जो कल आए नहीं। अच्छा, तो इफ एनी ऑर्डर इज, बस ये इसने कंक्लूड किया गेम में डाल रहा है भाई, ये पूरी क्लास में इसने ये कंक्लूड किया गेम में डाल रहा है, खुद नहीं पढ़ना। इफ एन ऑर्डर इज, इफ एनी ऑर्डर इज, ये वही सारे पास पेपर आपको दिखाए जाते हैं जिसमें किसी ना किसी का सर्टिफिकेट आया होता है, हर दफा ही आ रहा है किसी ना किसी का, ये वही पास पेपर है। इफ एनी ऑर्डर इज रिमांडेड बैक टू एनी लोअर अथॉरिटी, रिमांड बैक होते हैं काम दोबारा करके आओ, रिमांड बैक होते हैं काम दोबारा करके आओ। जैसे चिली सास नहीं बहू को कहती है चाय दोबारा बनाओ, ये क्या बनाई है, ये इसको कहते हैं रिमांड बैक, रिमांड बैक। वो शोर को शिकायत लगाती है आगे, रिमांड बैक होगी आज मेरा केस। इफ एनी ऑर्डर इज रिमांडेड बैक, सास में नहीं कई बहुओं में भी मसला होता है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। इफ एनी ऑर्डर इज रिमांडेड बैक, ठीक है, ताली दोनों हाथों से बजती है। इफ एनी ऑर्डर इज रिमांडेड बैक टू एनी लोअर अथॉरिटी, अगर कोई ऑर्डर रिमांड बैक हो गया किसी लोअर अथॉरिटी की तरफ बाय द कमिश्नर फॉर चेंज, ऑल्ट्रेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस, डिनोवो प्रोसीडिंग, दोबारा से बनाओ, नई पत्ती लेके आओ जाके, द ऑर्डर शेल बी इशूड बाय लोअर अथॉरिटी इन 1, तो 120 दिन में वो चाय बना के ला देगी। द ऑर्डर शेल बी पास्ड बाय लोअर अथॉरिटी विद इन 120 डेज। ऑर्डर कौन सा वाला मेरे भाई, ऑर्डर ऑफ रिवीजन। अच्छा, इस सेक्शन का नाम अमेंडमेंट नहीं है, रिवीजन है। हाँ अच्छा, मैं तो कल हेडिंग ही घर में पढ़ना भूल गया। अच्छा, तो इस सेक्शन का ऑर्डर रिवीजन है। द ऑर्डर ऑफ रिवीजन शैल बी इशूड बाय लोअर अथॉरिटी विद इन 120 डेज। ये जो बार बार जिक्र हो रहा है ना, कमिश्नर कैन मंगवा द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग इन विच एन असेसमेंट ऑर्डर इज पास्ड बाय ऑफिसर, कमिश्नर मे मेक रिवीजन इन द ऑर्डर पास बाय, इस सेक्शन का नाम रिवीजन है। ऑर्डर ऑफ रिवीजन शैल नॉट बी नुकसानदेह टू टैक्स पेयर। तो मेरे भाई अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के जवाब में जो ऑर्डर आएगा कमिश्नर की तरफ से उसका नाम होगा ऑर्डर ऑफ। असल में एडिशनल कमिश्नर ने आपको ऑडिट शुरू किया था, एडिशनल कमिश्नर ने आपको अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेजा, एडिशनल कमिश्नर के अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर में गलतियां थी, तो कमिश्नर ने सोचा कि टैक्स पेयर को फायदा पहुंचा दें, लेकिन कमिश्नर थोड़ा वेट कर ले, हो सकता है टैक्स पेयर अपील ही कर दें बड़े कोर्ट में जाके, या हो सकता है टैक्स पेयर का अपील करने को दिल चाह रहा हो लेकिन अभी अपील नहीं की, टाइम बाकी हो। इन दोनों सूरतों में कमिश्नर होल्ड पे रहे। लेकिन अगर वो अपील करे भी ना और करने का टाइम भी चला जाए तो फिर ठीक। रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर, कमिश्नर नहीं, रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर ने रिवीजन करनी है। भाई चीफ कमिश्नर की रिवीजन का ये मतलब है कि कई दफा आप एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेने जाते हैं कमिश्नर के पास, वो नहीं देता, तो फिर चीफ कमिश्नर के पास जाके आप एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ले लें, वो रिवाइज कर देगा। यानी कमिश्नर ने ऑर्डर पास किए कि मैं एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं देता, तो चीफ कमिश्नर से जाके एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ले लें। एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ये होता है कि किसी बंदे की इनकम होती है माफ, लेकिन किसी बंदे की इनकम होती है माफ, लेकिन उस बंदे को लॉ पढ़ के डाउट हो रहा होता है कि मेरे पे ये प्रोविजन लगेगी या नहीं। कई दफा डाउट हो जाता है लॉ पढ़ के कि यार ये लिखा हुआ है इन लोगों के ऊपर, ये लग रहा है इन लोगों में पता नहीं मैं आता हूं नहीं आता, तो अब पता नहीं मुझे हुकूमत माने ना माने। तो जिन लोगों को शक होता है ना कि उनकी इनकम माफ है या नहीं, वो कमिश्नर से जाके कहते हैं यार ये जरा मुझे सर्टिफिकेट एक बना दो मेरी इनकम माफ है, ताकि आपका कोई भी छोटा आ जाए, क्योंकि छोटे तो आपको पता है बेकाबू होते हैं,
तो आपका कोई भी छोटा आ जाता है, बार बार मुझे तंग कर रहा होता है, मैं उसे दिखा दूं ये देख ले मेरी इनकम ही माफ है। तो कमिश्नर ने कहा नहीं मुझे नहीं लग रहा आपकी इनकम माफ है, तो चीफ कमिश्नर के पास चले जाएं। द चीफ कमिश्नर में सुओ पतलो और ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर, यानी चीफ कमिश्नर खुद ब खुद या किसके कहने पे, टैक्स पेयर के कहने पे, चीफ कमिश्नर खुद ब खुद। आज पहली दफा शायद चीफ कमिश्नर को हम काम लगाने लगे हैं, वरना वेला ही बैठा हुआ था काफी दिनों से, 106 लेक्चर हो गए थे, कोई काम नहीं लगाया था इसको। चीफ कमिश्नर में सुओ मोटो ऑन एप्लीकेशन बाय और ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर मंगवा, क्या करेगा जी, मंगवा, मंगवा फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस ऑफ इश्यूएंस ऑफ एन एग्जेम्पशन और लोअर रेट सर्टिफिकेट। केस कौन सा चल रहा है भाई, एग्जेम्पशन का या लोअर रेट सर्टिफिकेट। लोअर रेट भी सर्टिफिकेट होता है कि आपकी इनकम पे कम रेट लगना है। ही कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड वेयर एन ऑर्डर इज पास्ड बाय हिज छोटा, इसके छोटा ऑर्डर पास करे। इसका छोटा कोई भी हो सकता है, कमिश्नर भी इसका छोटा है, ये तो बहुत ही छोटा है, ये भी हो सकते हैं। चीफ कमिश्नर में मेक रिवीजन इन द ऑर्डर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। पॉइंट 2 तो वही है जो यहां पढ़ा था, ही में मेक रिवीजन इन द ऑर्डर, बस पॉइंट 2 तो कॉपी पेस्ट हो गई। तो रिकॉर्ड मंगवाएगा और पहली लाइन भी वही है, ही में सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर। तो अगर कौन एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दे तो फिर चीफ कमिश्नर क्या करेगा, खुद या अपने छोटे को भेजेगा, सॉरी कमिश्नर खुद या टैक्स पेयर के कहने पे अपने छोटे के ऑर्डर को क्या कर देगा, बोले रिवाइज। थोड़ा सा स्किप करें एक सेक्शन, कच्ची असेसमेंट इन सर्टेन केसेस, बोले जब हुकूमत ने आपका कोई कंसील्ड एसेट कब्जे में ले लिया है तो हुकूमत आपकी करेगी कच्ची असेसमेंट। कंसील्ड एसेट क्या होता है, अगले सफे पर आ जाए। कंसील्ड एसेट वो नहीं होता जो आपने छुपाया हुआ है, कंसील्ड एसेट वो होता है जो ऐसी इनकम से कमाया हुआ है जो इनकम हुकूमत को नहीं बताई हुई, जो इनकम हुकूमत को नहीं बताई हुई। कमिश्नर का बेटा क्रिकेट खेल रहा था तो टैक्स पेयर के घर में बॉल चली गई, तो कमिश्नर के बेटे ने छलांग मारी, तो उधर बीएमडब्ल्यू के नीचे से जब बॉल निकली तो उसने अब्बू को आके बताया, अब्बू अब्बू बीएमडब्ल्यू खोई हुई थी। तो अब्बू अच्छा बेटा, वो तो कहता था मैं महीने में लाख रुपए कमा रहा हूँ, ये तो गड़बड़ा है कोई। तो बाद में पता चला कि उसकी बिजनेस इनकम भी है, वो सिर्फ सैलरी इनकम कहता था मैं कमाता हूँ, उसकी बिजनेस इनकम भी है, कैपिटल गेन इनकम भी है, उसका जो है वो शॉपिंग मॉल्स हैं, प्लाजाज हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, उसके जो है वो बहुत चीजें हैं दुनिया जमीने हैं। कंसील्ड एसेट, कंसील्ड एसेट, कंसील्ड एसेट मींस अ प्रॉपर्टी which is acquired from income chargeable to tax but was not बोले disclosed to FBR। तो कंसील्ड एसेट क्या होता है, जो छुपा हुआ एसेट है या जो ऐसी इनकम से कमाया है जो इनकम हुकूमत को नहीं बताई। एनी प्रॉपर्टी और एसेट विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम इनकम which was acquired from income which was acquired for income that was बोले that was chargeable to tax but was, वो चार्जेबल टू टैक्स थी इनकम, लेकिन एफबीआर को नहीं बताई हुई थी आपने। हम उर्दू नहीं लिख रहे, हम इंग्लिश के फिक्रे कोई ऐसे आसान कर रहे हैं कि पढ़ते हुए समझ आ जाए बात। वैसे इनकम भी छुपाई जाती है। इनकम का छुपाना क्या होता है, आप किसी आइटम ऑफ इनकम को या जो पैसे आए हैं उनको कम कर दें, सुप्रेस कर दें, और फेलियर टू डिस्क्लोज या ना बताएं, या बहुत ज्यादा खर्चे माइनस करने लग जाएं जो है ही नहीं। ये सेक्शन 111 तो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लेमिंग एनी इनकम और अ रिसीट एज एग्जाम्प्ट, दावा करें मेरी इनकम माफ है, विच इज एक्चुअली टैक्सेबल। इन सारी बातों का मतलब है आप अपनी इनकम क्या कर रहे हैं, कंसील कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, all of above only will be considered as concealment of income
इफ इट इज प्रूव्ड दैट टैक्स पेयर ने जानते बूझते और धोखा देने की नीयत से ऐसा किया है। अगर गलती से हो गया तो फिर ये नहीं है, फिर तो खैर इंसान है। ये जानते बूझते करेंगे तो कंसीलमेंट ऑफ इनकम है। मतलब ये कि ये सारे काम जब आप इंटेंशनली करेंगे तब, यानी जिसको नोइंगली और विलफुली कहते हैं, नोइंगली और विलफुली यानी इंटेंशनली। क्या किया नाश्ता आज? कुछ नहीं। अंडा तो फ्राई या ऑमलेट? फ्राई जी। मैंने क्या किया है, मेरा स्टैंडर्ड नाश्ता है, मैंने वही उतर जाना। अच्छा जी, पेज नंबर 390, पॉइंट नंबर 1, जब कमिश्नर कब्जे में ले ले आपका कंसील्ड एसेट, जब कमिश्नर कब्जे में ले ले आपका कंसील्ड एसेट, आपको नहीं कब्जे में ले लिया, आपका कंसील्ड एसेट, यानी कि कुट के आपको पकड़ लिया। वेयर गवर्नमेंट हैज इंपाउंडेड अ बंदा, नहीं अ बंदा, वेयर गवर्नमेंट हैज इंपाउंडेड अ बंदा, वेयर गवर्नमेंट हैज इंपाउंडेड अ बंदा, जहां हुकूमत ने एक बंदा पकड़ लिया है, कंपाउंडेड अ कंसील्ड एसेट ऑफ अ बंदा, द कौमी में बिफोर इशूइंग, द कौमी में बिफोर इशूइंग, द कौमी में बिफोर इशूइंग पक्का असेसमेंट ऑर्डर, इशू आ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर। तो पक्का असेसमेंट ऑर्डर भेजने से पहले आपके घर क्या भेजेगा? दिस कच्चा असेसमेंट ऑर्डर इज अ सॉर्ट ऑफ शो कॉज नोटिस, समझ लें। ये एक सेक्शन है, इसका नाम है कच्चा असेसमेंट ऑर्डर, यानी आपके घर एक थोड़ा सा डरावा भेजेगा कि यार ये आपका एसेट पकड़ा गया, एकदम आपको डराएगा। फॉर द लास्ट कंप्लीटेड ईयर बाय एडिंग द कंसील्ड एसेट, ये जो असेसमेंट ऑर्डर होगा इसमें इस साल का नाम नहीं लिखा होगा, क्योंकि हुकूमत ये अज्यूम करेगी ये काफी पुराना आपके पास है, तो पिछले साल का नाम इसमें लिखा होगा। तो बाद में ये तो कच्चा ही है ना, तुक्का ही मार रहे हैं हम, ये गाड़ी आपने पिछले साल ली है, इस तरह आप डाल कर बाय लास्ट कंप्लीटेड ईयर। अगर आज मैं खड़ा हूं, आज क्या तारीख है? 26 जुलाई, तो लास्ट कंप्लीटेड ईयर कौन सा है? 30 जून 25 है ना, 30 जून 25। तो टैक्स ईयर एंड हुआ था, आप लोगों ने बताया ही नहीं है। 30 जून को बताया था किसी ने 30 जून को आज टैक्स ईयर एंड हो रहा है? हाथ होती है, खड़े हो जाए सारे बैठे बैठे। वेयर गवर्नमेंट हैज इंपाउंडेड अ कंसील्ड एसेट ऑफ अ पर्सन, कमिश्नर में बिफोर इशूइंग असेसमेंट ऑर्डर, कौन सा असेसमेंट ऑर्डर? पक्का वाला, पक्का वाला, पक्का वाला असेसमेंट ऑर्डर आमतौर पे 122 वाले को ही कहते हैं। तो मे बिफोर इशूइंग पक्का वाला असेसमेंट ऑर्डर, इशू आ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर फॉर द लास्ट ईयर बाय एडिंग द, जिसमें कंसील्ड एसेट को आपका एसेट बना देगा। 1A भी वही लिखा हुआ है, 1A को छोड़ें, और 2 में क्या लिखा हुआ है? द कमिश्नर शेल फाइनलाइज द प्रोविजनल ऑर्डर, प्रोविजनल ऑर्डर को फाइनलाइज करेगा कितनी जल्दी? एज सुन एज प्रैक्टिकल, जितनी जल्दी होगा फाइनलाइज करेगा। तो अक्सर ये 4-5 नंबर का सवाल आ रहा है कि कच्चा असेसमेंट ऑर्डर क्या होता है। कच्चा असेसमेंट ऑर्डर असल में वो होता है जब कमिश्नर आपका एसेट पकड़ ले। और बाहर के मुल्कों में भी ये एसेट हो सकता है आपका। 1A तो वही है जो 1 में आपने याद कर लिया। बाहर के मुल्कों में वेयर कमिश्नर और एनी डिपार्टमेंट और एजेंसी और फेडरल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट और एजेंसी मेरा नैब, कोई भी इदारा हुकूमत का, वेयर कमिश्नर और एनी डिपार्टमेंट और एजेंसी ऑफ FBR और प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिस्कवर्स एनी ऑफशोर एसेट ऑफ एनी पर्सन, ऑफशोर बाहर के मुल्क वाला, नॉट डिक्लेयर्ड अर्लियर, जो आपने पहले नहीं बताया हुआ था, तो दे में अंग्रेजी वही है, अंग्रेजी वही है, बिफोर इशूइंग एनी पक्का असेसमेंट ऑर्डर, इशू आ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर फॉर द लास्ट ईयर बाय कंप्लीटेड द ऑफशोर एसेट। अल्लाह का शुक्र है यहां उसने बता भी दिया मे इशू आ कच्चा असेसमेंट ऑर्डर फॉर द लास्ट ईयर, यहां उसने बता भी दिया कि पक्का असेसमेंट ऑर्डर कौन सा होता है। 121 का भी कहता है मैं कर सकता हूँ, बेस्ट जजमेंट भी कर सकता हूँ। ये पक्के असेसमेंट ऑर्डर तो वही है जो हम 2 पढ़ चुके हैं, बेस्ट जजमेंट और अमेंडेड असेसमेंट।
तो बता दें बेस्ट जजमेंट और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर से पहले एक ड्रावा आया करेगा, उस ड्रावे का नाम क्या है? कच्चा असेसमेंट ऑर्डर। ये सिर्फ किसको आया करेगा? जिसका कंसील्ड एसेट है। बस किसको आया करेगा? जिसका कंसील्ड एसेट। ऐसा एसेट होता है जो ऐसी इनकम से कमा लिया जो इनकम हुकूमत को बताई नहीं। असेसमेंट इन रिलेशन टू अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई हो रही है, ये मिस्टर ए की है या बी की है, ये लड़ाई हो रही है। तो बाद में जाके डिसाइड हुआ कि ये फला बंदे की है। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट इन अ सिविल कोर्ट, अगर सिविल कोर्ट टैक्स का कोर्ट नहीं है, ये वैसे ही है। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट इन अ सिविल कोर्ट ऑन ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी, जिसकी इनकम पे टैक्स भी लगना था कि ये घर मेरा है या तेरा, इसी पे लड़ रहे हैं, तो एन असेसमेंट ऑर्डर मे बी इशूड विद इन 1 ईयर। शोहर के हाथ में बीवी के बाल हैं, बीवी के हाथ में शोहर के बाल हैं। बच्चे, तुमने क्या लड़ाई समझी थी? मैं बाल बोल रहा हूं। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट इन अ सिविल कोर्ट ऑन ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी, नहीं बाल बच्चे। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट इन अ सिविल कोर्ट ऑन ओनरशिप ऑफ अ, वो नहीं कहते बाला नु लिया, तो बाला नु लिया तो बाल दे नाल ही हुंदे ने, तो बाला नु लिया मींस क्या होता है? इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, किधर रहते हैं आप लोग? जर्मनी में रहते हैं। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट इन अ सिविल कोर्ट ऑन ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी, जिसकी इनकम चार्जेबल है, तो एन असेसमेंट ऑर्डर मे बी इशूड। असेसमेंट ऑर्डर तो वही है 121/22 वाले। तो एन असेसमेंट ऑर्डर मे बी इशूड विद इन 1 ईयर ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में द कोर्ट डिसाइडेड द केस। यहां जनरल टाइम लिमिट्स नहीं लगेंगी। यहां जो हमने जनरल टाइम लिमिट्स पढ़ी थी ना इन सेक्शन 122 विल नॉट अप्लाई। जनरल टाइम लिमिट्स तो 5 साल हैं, वो अप्लाई नहीं होंगी। वजह सुने क्यों? लड़ाई शुरू होगी कि ये बड़े भाई की प्रॉपर्टी है या छोटे भाई की प्रॉपर्टी है। अबू प्रॉपर तरीके से जायदाद तकसीम नहीं करके गए हुए थे, तो इसलिए लड़ाई शुरू होगी कि ये प्रॉपर्टी बड़े भाई की है या छोटे भाई की है। कोर्ट ने, भाई ये तस्वीर भेजो मुझे, कोर्ट ने, समीर को भेज दो, वो भेज देगा। कोर्ट ने डिसाइड किया 12 मार्च 19 को कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। आप ही ले लो। असेसमेंट ऑर्डर शुड बी इशूड बाय 30 जून। कोर्ट ने असल में 9 साल बाद डिसाइड किया ना। अब कोर्ट के फैसले के बाद कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर भेजे या कोर्ट के फैसले से पहले? अब कोर्ट का फैसला ही 9 साल बाद आया, तो बेचारा वो क्या करता। हालांकि जनरल टाइम लिमिट हमने पढ़ा था, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड ओनली विद इन 5 ईयर्स। लेकिन आप 9 साल बाद क्यों बदल रहे हैं? हाँ, मैंने उनको कहा था तस्वीर लेके आपको भेज दें, आप मुझे भेज दें शकब। असेसमेंट ऑर्डर शुड बी इशूड बाय 30 जून 2020। गिनने का तरीका बताएं। उसके 1 साल बाद नहीं, उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड के 1 साल बाद। बीच में गैप और ब्रिज यूज करना है। मुझे बताएं ये वाला फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 30 जून 19। इसका 1 साल बाद गिने। 30 जून 21, 20, 19, जो मुंह में आ रहा है बोली जा रहे हैं। तो 12 मार्च 19 के बाद बताएं कौन सा 30 जून आ रहा है? इसके बाद 1 साल गिन लें, 30 जून 20। तो ये किस नाम से पेपर में आएगा सवाल? असेसमेंट इन रिलेशन टू अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, 1 ईयर। एविडेंस ऑफ असेसमेंट, एविडेंस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, सेक्शन 121 वाला, 122 वाला। एविडेंस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर कहते हैं मैं जो आपके घर असेसमेंट ऑर्डर भेजूंगा ना, अगर उसमें कोई हल्की फुल्की गलती हुई, वो प्लस माइनस हुआ, कोई आपका नाम पता गलत लिखा हुआ, कहते हैं मुझे माफ कर देना, उसको फाड़ के फेंकना ना। कहते हैं इंसान है, गलती हो जाती है, पढ़ लें। लेकिन तुम्हारी रिटर्न मुकम्मल होनी चाहिए, ये याद रखना, तुम्हारी रिटर्न मुकम्मल होनी चाहिए, तुम्हारी रिटर्न मुकम्मल होनी चाहिए। अजीब सी बात है वो, चलें छोड़ें। यानी साडा कुत्ता कुत्ता से तुहाडा कुत्ता टोनी, तो यानी कि अपनी, सॉरी बट कॉन्सेप्ट देना था।
वैसे तो कुत्ते का लफ्ज़ इतना अजीब भी नहीं है, मैं ऐसे कुत्ते के लिए तो बोला ही जा सकता है ना। तो इसलिए मेरे भाई मतलब मैं बात ये कर रहा हूं कि तुम्हारी बारी असेसमेंट ऑर्डर में गलती हो जाए तो इंसान हो तुम, और हमारी बारी जो है वो अगर रिटर्न में गलती हो जाए तो हम जो है वो क्या है, हम कुछ और हैं। हम भी बहरहाल कहते तुम्हारी रिटर्न में गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे असेसमेंट ऑर्डर में गलती हो सकती है। ओके, बी प्रोफेशनल। एविडेंस ऑफ असेसमेंट, एनी असेसमेंट ऑर्डर इशूड विल नॉट बी क्वाश्ड। मेरा असेसमेंट ऑर्डर ना फाड़ देना खुदा के लिए, मेरा असेसमेंट ऑर्डर अगर आए आगे फाड़ रहे हो तुम, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और कंसिडर्ड वॉइड, और मेरे असेसमेंट ऑर्डर को तुम वॉइड कहो क्योंकि वो फॉर्म पे नहीं था। फॉर्म होता है ना एक चीज भरने का, वो फॉर्म पे नहीं था इसलिए फारग ना कर देना। मेरे असेसमेंट ऑर्डर को इनवैलिड ना कहना, चपेट अपना लेवल देखो, मेरे असेसमेंट ऑर्डर को इनवैलिड ना कहना, वो तो टोनी है। मेरे असेसमेंट ऑर्डर को इनवैलिड ना कहना बिकॉज ऑफ एनी रीजन ऑफ एनी मिस्टेक, क्योंकि उसके अंदर कोई मिस्टेक है इसलिए खैर है, उसको इनवैलिड ना कह देना, मिस्टेक्स होती रहती हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें पता चल रहा हो मैंने कर क्या दिया तुम्हारे साथ, ये तुम्हें पता चलना चाहिए। यानी इतना तो असेसमेंट ऑर्डर पढ़ के पता चले ना कि आप लोगों को आया और आपके साथ की क्या है। तो कहते हैं ये जो आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आता है, अगर आपको पता चल गया ना मैंने आपके साथ ये कर दिया है, इधर देखें, अगर आपको पता चल गया ना मैंने आपके साथ ये कर दिया है, तो बस फिर इसमें ज्यादा गलतियां ना निकालना कि नाम नहीं था, पता नहीं था, डाकिया किसी और के घर पकड़ा के चला गया था, मुझे तो पता नहीं। कहते हैं इस किस्म की गलतियां ना निकालते रहना, खैर है। और ये भी ना कहना कि मैंने जो फॉर्म बनाया हुआ एफबीआर की वेबसाइट पे उस फॉर्मेट पे तुम्हें बना के भेजना था। खैर है, फॉर्मेट हमारे पास गायब भी हो जाते हैं, कभी कभी डिलीट हो जाते हैं सिस्टम से, कहते हैं इन चक्करों में ना मुझे डालना, बस जो मैंने भेज दिया वो फाइनल है। एन असेसमेंट ऑर्डर इशूड बाय, वो बोले ना, इशूड बाय कमिश्नर अंडर सेक्शन 121 और 100 विल नेवर बी क्वाश्ड, इसे फाड़ना मत कभी जिंदगी में। विल नेवर बी कंसिडर्ड वॉइड, इसको गलत ना कहना क्योंकि ये फॉर्म पे नहीं है, और इसको कभी भी इनवैलिड ना कहना, अगर इसमें गलती हो तो भी इसको इनवैलिड नहीं कहना तुमने कभी। अगर तुम्हें पता चल रहा है, बोले ना, अगर तुम्हें पता क्या चल रहा है कि ये तुम्हें ही डेजिग्नेट किया गया है इन अकॉर्डिंग टू कॉमन है। डेजिग्नेट क्या मतलब, तुम्हें ही एड्रेस किया गया है इन अकॉर्डेंस विद कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, अच्छा मोहतरम, लॉ में एक नई चीज आ गई हुई है, शो कॉज नोटिस के बाद घूरी, बार्किंग, बाइटिंग, अगर असल में अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के पास बाद ना आपकी बदनामी भी हो जाती है, और अब अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद ना आपके पास कोई चारा नहीं रहता इसके अलावा कि अब आप टैक्स जमा कराएं 18 लाख में जो 6 लाख एक्स्ट्रा है उसके ऊपर। तो असल में होता क्या, नॉर्मल हालात में आज से 15-20 साल पहले तक क्या हो रहा था, घुरी होती थी, शो कॉज नोटिस होता था, टैक्स पे रिप्लाई देता था कमिश्नर को अपना, और कमिश्नर फिर बाद में अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेज देता था। बाद में अगर आप अच्छा रिप्लाई बना लें तो हो सकता है वो 16 लाख कर दे, 15 लाख कर दे, लेकिन भेजता जरूर है वो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपके घर जब आपको ऑडिट शुरू हो जाता है। तो पहले ये होता था कि आपको घुरी होती थी, बार्किंग होती थी, आप रिप्लाई करते थे, आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ जाता था। ठीक है, ये बातें अपनी जगह है कि कल सेक्शन 122 में हमने पढ़ा था, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एज्यूम्ड ऑर्डर इज इशूड। एंड एक और चीज हमने पढ़ी थी, एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कैन ओनली बी इशूड विद इन 180 days ऑफ शो कॉज नोटिस और इन एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 90 days। ये पढ़ा था ना सारा कल। अच्छा, ये बात अपनी जगह। नए लॉ में एक प्रोविजन आई है कि जब शो कॉज नोटिस आए तो आप कमिश्नर को रिप्लाई तो भेजें, लेकिन आप एफबीआर से कह के एक ओवरसाइट कमेटी बनवा लें और एफबीआर को कहें कि अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर की साइड पे मैं बात लेके नहीं जाना चाह रहा, मैंने शो कॉज नोटिस का रिप्लाई कमिश्नर को भेज दिया, एक कमेटी बनाओ एफबीआर जिसमें चीफ कमिश्नर वगैरह बैठे हों, वो मेरे केस को देखें, मैं बात को यहां पहुंचाना नहीं चाह रहा। तो जैसे ही आपको शो कॉज नोटिस आए आप फौरन एफबीआर को अप्लाई कर दें कि मैंने टैक्स पेयर को रिस्पॉन्ड कर दिया, जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया। आप मेरे लिए एक कमेटी बनाएं, और ये कमेटी जल्दी बना दें क्योंकि 180 दिनों में, वरना इसने अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भी भेज देना है। तो प्लीज आप मेरे लिए कमेटी बनाएं, छोड़ें, ताकि कमिश्नर मुझे अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर उस तरह का ना भेजे जिस तरह वो भेजना चाह रहा है।
तो इन दोनों के दरमियान में टेक्स्ट पे रिप्लाई करने के बाद फौरन एक साथ ही प्लस एक रिक्वेस्ट कर दिया करेगा एफबीआर को कि मेरे लिए क्या बनवाएं, ओवरसाइट कमेटी। क्या बनवाएं, ओवरसाइट कमेटी। अच्छा जी, तो अभी इधर पढ़ लें, पहले है किताब में, ये मैं बता दूंगा, अभी इधर देखें। अग्रीड असेसमेंट इन सर्टन, चलें खोल लें, फिर आप लोगों को कोई चीज लफ्ज नजर ना आ रहा हो आखिरी रो में, तो कहां पे है ये किताब में, किस सफे के आगे बताएं। पेज नंबर 390। ओहो, मैं ये कह रहा हूं, ये किधर है, 429 से अगला सफा। अच्छा जी, है, चलें जी। 429 से अगला सफा है कहीं, एग्रीड, अग्रीड का लफ्ज लिखा हुआ है, मिल गया ऑनलाइन वालों को भी घर में। चलें ठीक है, गुड। एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन, सेक्शन 122 डी। टैक्स पेयर आफ्टर रिसीविंग अभी दिखाया मैंने आपको, आफ्टर रिसीविंग विल फाइल ऑफर ऑफ सेटलमेंट, मुकमुका कर लेते हैं, ऑफर ऑफ सेटलमेंट टू ओवरसाइट कमेटी। ओवरसाइट कमेटी में कौन कौन बैठा होगा, चीफ कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर में प्रोसीड, ये आगे बढ़ेंगे और केस को सुनेंगे। कमिश्नर भी होगा मेरे ख्याल से, मैं देखता हूं अभी। कमेटी नॉट डिसाइडेड, कमेटी नॉट डिसाइडेड, कमेटी, अगर कमेटी ने केस का फैसला नहीं सुनाया कोई भी, तो केस शैल बी रेफर्ड बैक टू कमिश्नर ही फिर इसको देखे जो देख रहा था। और अगर कमेटी अपना फैसला सुना दे और टैक्स पेयर उस फैसले से मुतमईन, तो भी केस किसके पास वापस चला जाएगा, कमिश्नर के पास। असल में कमेटी से हम फैसला करवाने आए ना कि 12 लाख को 18 लाख पे ना लेके जाओ, ये कमेटी के पास हम कहने आए हैं। और अगर टैक्स पेयर मुतमईन है, अगर टैक्स पेयर मुतमईन है, आप देखिएगा जरा, अगर टैक्स पेयर क्या है, मुतमईन है, तो फिर टैक्स पे कर दे। कमिश्नर आप अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा आपके घर में, ये नहीं होगा कि अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर नहीं आएगा, कमिश्नर आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेज देगा, लेकिन टैक्स पेयर वादा करेगा मैं इसके खिलाफ अपील नहीं करूंगा। कमेटी बनाने का ये फायदा है, मेन बात, टैक्स पेयर वादा करेगा मैं इसके खिलाफ अपील, वेव द राइट ऑफ अपील, मैं अब अपील नहीं करूंगा, और नो फर्दर प्रोसीडिंग्स आर रिक्वायर्ड, अब कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, बस खत्म हो गया, लड़ाई खत्म। तो ये था जी सेक्शन 122 डी, एग्रीड असेसमेंट इन सर्टेन केसेस जी। हाँ, जो ऑफर ऑफ सेटलमेंट वाली साइड पे चला जाए वो फिर कोर्ट में अपील नहीं कर सकता, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो ये वाला रास्ता था ना उसके पास, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर बस ठीक है, कमिश्नर के पास केस ले जाए, फिर कोर्ट में भी जाए, जो मर्जी करे। तो बताएं जी, टीपी आफ्टर रिसीविंग बोले ना, आफ्टर रिसीविंग विल फाइल ऑफर ऑफ मुकमुका टू ओवरसाइट कमेटी। कमेटी में ये लोग बैठे होंगे, अगर कमेटी फैसला ना सुनाए तो केस किसके पास वापस चला जाएगा, और अगर कमेटी फैसला सुना दे और टैक्स पर मुतमईन ना हो, और अगर कमेटी फैसला सुना दे और टैक्स पर मुतमईन हो गया तो टैक्स पे करेगा, असेसमेंट ऑर्डर कमिश्नर इशू करेगा, नो फर्दर प्रोसीडिंग रिक्वायर्ड, और आप वेव करेंगे राइट ऑफ अपील। और ये दो केसेस ऐसे हैं जो आप कमेटी के पास लेकर नहीं जा सकते, वो देख लेंगे अभी। पॉइंट 5 से शुरू करें जी, पेज नंबर 390 टी। कमेटी में कौन कौन बैठा होगा, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और
if a taxpayer after receiving a show cause notice, if a taxpayer after receiving a, अगर टैक्सपेयर को शो कॉज नोटिस आ गया है, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 2 3 सेक्शन के नंबर लिखे हुए हैं। इफ अ टैक्सपेयर आफ्टर रिसीविंग अ इंटेंड्स टू सेटल हिज केस, अपने केस को सेटल करना चाह रहा है, तो ही मे फाइल ऑफर ऑफ सेटलमेंट, तो ही मे फाइल ऑफर ऑफ सेटलमेंट before assessment oversight committee in addition to filing reply to commissioner। कमिश्नर को रिप्लाई करना नहीं भूलना, ये मैं आपको शुरू में ही बताया था। in addition to filing reply to commissioner, committee after examining offer may मंगवा द रिकॉर्ड्स। कॉल कई दफा लफ्ज आया, मैंने आपको कॉल का हमेशा ये मतलब लिखवाया। Committee after examining order may मंगवा the records of a case and may decide to accept or modify the offer, accept कर लें modify through मशवरा, and communicates इस फैसला to taxpayer। लो जी, कमेटी का तो फैसला भी आ गया, बात ही खत्म हो गई। पहले टैक्सपेयर ने जो है वो इंटेंड किया था कि मैं कमेटी बनवाऊंगा, और कमेटी का फैसला भी आ गया। पॉइंट 2 में कमेटी का फैसला आ गया, बस खत्म होगी बात। द कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग इशू मे डिसाइड टू एक्सेप्ट और मॉडिफाई द ऑफर। एक्सेप्ट मीन जिस तरह तुम कह रहे हो, मॉडिफाई मीन थोड़ा बहुत जरा ऊपर नीचे कर लो। अब पॉइंट 4 में आ जाए। वेयर कमेटी हैज नॉट रीच्ड एनी कॉन्सेंसस, वेयर कमेटी हैज और टैक्सपेयर इज नॉट मुतमईन विद द डिसीजन ऑफ कमेटी, और टैक्सपेयर इज नॉट मुतमईन, तो क्या करें? बताएं क्या करें? केस शैल बी रेफर्ड बैक टू द कमिश्नर फॉर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई ऑफ टैक्सपेयर ऑन शो कॉज नोटिस। आपने जो शो कॉज नोटिस का रिप्लाई दिया हुआ ना, फिर उसकी बेस पे फैसला होगा। अब तो बात नॉर्मल शुरू हो जाएगी ना, अब तो वो फिर कमेटी खत्म ही हो गई। एंड वेयर द टैक्सपेयर इज मुतमईन, तो फिर 4 काम होंगे, मैंने आपको बताया। नंबर 1, आप टैक्स दें, पेनल्टी दें और डिफॉल्ट सरचार्ज दें, और आपको कमिश्नर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा कमेटी के फैसले के मुताबिक। लेकिन ये टैक्स पेमेंट आपने जरूर करनी है। टैक्स पेमेंट अगर नहीं करेंगे फिर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर नहीं आएगा आपके घर। टैक्स पेमेंट आपने जरूर करनी है, और टैक्स पर वादा करेगा मैं अपील नहीं करूंगा, वेव, मैं अपना राइट खत्म करता हूं अपील करने का, और नो फर्दर प्रोसीडिंग अंडरटेकन, बस का बात खत्म होगी। ऑन इश्यूज डिसाइडेड बाय कमेटी इफ द टैक्सपेयर हैज डिपॉजिटेड टैक्स, अगर आपने टैक्स जमा करा दिया तो अब केस मुक गया। फिर ये शर्त है, अगर टैक्स, ये देखें ये बार बार इसने शर्त लगाई है, ये 3 दफा इसने लिखा है, टैक्सपेयर शैल डिपॉजिट द टैक्स आफ्टर टैक्स पेमेंट इफ द टैक्स हैज बीन डिपॉजिट, ये 3 जगह इसने लफ्ज लिखा है। टैक्स पे करना इतना जरूरी है, टैक्स पे कर देंगे तो बस बात खत्म, नो फर्दर प्रोसीडिंग्स। डन जी। चलें निकाल लें चैप्टर 14 है लॉसेस का। 1 मिनट, ये लाइन रह गई है। पॉइंट 6, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केसेस इन्वॉल्विंग कंसीलमेंट ऑफ इनकम, क्योंकि कंसीलमेंट ऑफ इनकम के लिए अलग सेक्शन है ना, ये वाला कंसीलमेंट ऑफ इनकम के लिए अलग सेक्शन है। ये वाला कंसीलमेंट ऑफ इनकम होती है जानते बूझते हुए, अगर आपने कोई गड़बड़ की है तो वो तो ये वाला सेक्शन है ना, जानते बूझते हुए, तो फिर ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा। वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ इफेक्ट मिलते जुलते केसेस, जहां ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हुए इससे मिलते जुलते केसेस और भी चल रहे हैं। कोई मिलते जुलते केसेस का मतलब ये है कि लिखें बाकी टैक्स पेयर्स का भी सेम इशू चल रहा है, बाकी टैक्स पेयर्स का भी सेम इशू चल रहा है। ऐसी एक मिसाल दे रहा हूं अजीब सी, सारी शुगर मिलों का केस चल रहा है कि अगर वो चीनी बेचें तो टैक्सेबल है, शुगर बेचें तो एग्जेम्प्ट है।
लेकिन एफबीआर कहता है वो चीनी बेचें तो टैक्सेबल है और शक्कर बेचें तो एग्जेम्प्ट है। तो ये केस चल रहा है मिसाल के तौर पे कि शक्कर जो है वो बेच दें या गन्ना बेच दें तो एग्जेम्प्ट है, मिसाल दे रहा हूं, और चीनी बेचें तो टैक्सेबल है, ये केस चल रहा है। अब उन सारी शुगर्स मिलकर जब आइडेंटिकल केसेस चल रहे हैं तो बीच में एक शुगर मिल गए, मैं जरा कमेटी बनवा लूं, ओवरसाइट कमेटी। भाई ये नहीं, अब सबका इकट्ठा ही केस चल रहा है, ठीक है। तो 50 बच्चे जो हैं उन्होंने टेस्ट नहीं दिया, अब उसमें से एक बच्चा कहे मैं जरा वाइस प्रिंसिपल साहब के पास जा रहा हूँ, जरा है मैं देखता हूँ। और भाई प्रिंसिपल साहब आप सबका केस देख रहे हैं, अब एक बीच में से उठ के कुछ करने ना जाए, अब ये ओवरऑल ही डिसाइड होने। समझ आ गई बात? आप जरा पढ़ने की कोशिश करें, शायद ये लाइन आप समझ आ जाए। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर क्वेश्चन ऑफ लॉ इफेक्ट द आइडेंटिकल। तो क्या लिखवाया मैंने उर्दू में? हाँ आप बोलो एक बंदा। हाँ ठीक है, ये बात भी काफी है, बाकी टैक्स पेयर्स का भी सेम इशू चल रहा है। तो समझ आ गई तो ठीक है, वरना पूरी तफसील लिख लें। तो बाकी टैक्स पेयर्स का भी सेम इशू चल रहा है, तो आप बीच में से उठ के आप कमेटी नहीं बनवा सकते। अच्छा भाई न्यूमेरिकल तो चलते ही रहते हैं यार, छोड़ें। सेक्शन 122 रिवाइज करवाएं मुझे, ये तो अगर नहीं रिवाइज हुआ तो फिर मसला है, अभी तक बहुत बड़ी भयानक बात है। पेज 386 सेक्शन 122 रिवाइज करवाएं, ये तो बहुत जरूरी है सेक्शन। कमिश्नर मे अमेंड द फॉलोइंग असेसमेंट ऑर्डर। अच्छा एक आज मजे की बात सुने, 120 वाले को तो अमेंड किया ही जाता है, 121 वाले को भी अमेंड कर सकता है कमिश्नर। यानी कि 121 में क्या हुआ था, 5 लोगों को पकड़ा था और उनकी बेस्ट जजमेंट कर दी। बेस्ट जजमेंट करने के बाद दोबारा दिल चाहा इनको पकड़ लो तो कोई मसला नहीं, मे फर्दर अमेंड एज मेनी टाइम्स इट मे बी नेसेसरी। तो जिसकी बेस्ट जजमेंट हो जाए उसकी भी अमेंडमेंट हो सकती है, और जिसकी अज्यूम्ड असेसमेंट हो जाए उसकी भी अमेंडमेंट by making such alteration additions as may be considered। अब ये टाइम लिमिट्स के नाम से एक सवाल आता होता है पेपर में, जो कल हमने थ्योरी की क्लास में डिस्कस किया था। तो एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, बोले इस तरह, जब आप लोग घर में याद किया करें ना, इस तरह उंगली को फेरा करें। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन, उंगली फेरा करें इस तरह, विद इन 5 years from the end of that financial year in which the assumed order is। अच्छा हैज इशूड का लफ्ज इसलिए लिखा आता था कि एक तो फिजिकली भी इशू कर चुका हुआ है। ये बेस्ट जजमेंट तो फिजिकली इशू होते हैं ना, कि आप नॉन रेजिडेंट शिप ओनर हो, आप पकड़े गए हो, ये लो आपका बेस्ट जजमेंट ऑर्डर, ये एज्यूम करके इशू होता है। और ये वाला कैसे इशू होता है? फिजिकली। याद है वो, पता है ये सेक्शन 120-21 भी रिवाइज कराना पड़ेगा। सेक्शन 120 में हमने क्या पढ़ा था कि जो बंदा भी पूरे पाकिस्तान में रिटर्न जमा करवा दे तो हम एज्यूम करेंगे कि उसको असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया है, शर्त यह कि रिटर्न मुकम्मल होनी चाहिए। बाद में अगर रिटर्न ना मुकम्मल है तो उसकी डेफिशिएंसी आप थोड़े दिनों में आके पूरी कर दें, वो कोई मसला नहीं, वो अलग बात है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो लोग रिटर्न जमा ना कराएं और उनको हमने नोटिस भेजा है रिटर्न जमा करवाएं फिर भी जमा ना करवाएं, या जो लोग डिसकंटिन्यूड बिजनेस की रिटर्न जमा ना करवाएं, जो नॉन रेजिडेंट शिप ओनर है, वेल्थ स्टेटमेंट जमा ना करवाएं, जिनका ऑडिट शुरू हो गया, रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया, इन लोगों की क्या होगी? और बेस्ट जजमेंट करने के बाद दोबारा दिल चाहे तो अब बेस्ट जजमेंट नहीं होगी। नॉन रेजिडेंटशिप ओनर की बेस्ट जजमेंट कर दी, बाद में किसी ने कहा बेसमेंट के अंदर भी उसने एक कमरा बनाया हुआ था, 6 सवारियां उधर भी बिठा के लाया था। अब बेस्ट जजमेंट के बाद अब क्या शुरू कर दें? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। डन। द कमिश्नर मे अमेंड द फॉलोइंग असेसमेंट ऑर्डर्स, एज्यूम्ड वाला भी और बेस्ट जजमेंट वाला। लेकिन ये क्यों दोबारा अमेंड या ऑल्टर करना पड़े? ये क्यों दोबारा अमेंड या ऑल्टर करना पड़े? क्यों दोबारा अमेंड या ऑल्टर करना पड़े? ये वजह है। कोई इनकम फिर भी भूल गए थे, कोई इनकम अंडर असेस हो गई थी, किसी हेड में इनकम मिस क्लासिफाई हो गई थी,
या आपने ऐसा काम कर दिया था जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान, उठा दें, आपने ऐसा काम कर दिया था जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान हो गया था, इधर करीब आते नहीं, तो आपने ऐसा काम कर दिया था जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को क्या हो गया था, नुकसान हो गया था। तो ऐसी ये दो सूरतें हैं, पेपर में सवाल आता है 4-5 नंबर का। आज आपको 5-6 दफा ये सवाल दिखाऊंगा दूसरी क्लास में। ये सवाल आया, टेल द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड। तो ये 4-5 नंबर का सवाल आता है पेपर में। अगला सवाल है, ये अमेंडमेंट कब तक हो सकती है? तो उसका जवाब है विद इन 5 years। और ये तो आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर आप ओरिजिनल रिटर्न जमा कराते हैं उसका स्टेटस होता है एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर, और अगर आप रिवाइज रिटर्न जमा करवाते हैं तो उसका स्टेटस होता है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। और ये कब बहुत रिवीजन की थी, जिसकी आज पार्ट बी के अंदर हमने पास पेपर्स करने हैं, कि अगर एक दफा अमेंडमेंट हो गई है तो फर्दर अमेंडमेंट हो सकती है एज मेनी टाइम्स एज मे बी नेसेसरी विद इन द लेटर ऑफ। और ये 5 साल वही है। आप पता चल रहे बार बार हैज इशूड क्यों लिखा हुआ है उसने, क्योंकि बेस्ट जजमेंट को भी बदल सकता है, और एज्यूम्ड एज हैविंग इशूड भी लिखा हुआ है क्योंकि एज्यूम्ड वाली को भी बदल सकता है, और 1 year विच एवर इज लेटर। और ये आखिरी लाइन तो बड़ी आसान सी थी यार, कि डिस्पैच भी करेगा उसको, इशू भी करेगा, मेक करने के बाद इशू भी करेगा। और आखिरी लाइन भी बड़ी आसान थी कि कमिश्नर में अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर इफ टैक्स पेयर हैज बीन प्रोवाइडेड अ शो कॉज नोटिस, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर शैल बी इशूड विद इन 180 days ऑफ शो कॉज नोटिस। डन हो गया। ये कितने लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद किया था सेक्शन 122 घर में जाके? ये हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छे तरीके से सेक्शन 122 याद किया था 5-6 लोगों ने, ठीक है, बाकी भी सीए करना शुरू कर दें। ये होमवर्क का सवाल कितने लोगों ने किया था? क्वेश्चन नंबर ये वाला कर लिया था, क्वेश्चन 15, या आज करना है? ठीक है, सब कुछ ही पेंडिंग रखें, सब कुछ ही पेंडिंग रखें। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, लेकिन इसको ना आप 4 दिन बाद कीजिएगा, ठीक है, आज नहीं करना घर जाके। पेज 3 लिख लिया मैंने, कहता लिख लिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जी, टर्म टेस्ट की डिस्कशन भी कर लेंगे, उसमें सिलेबस खत्म हो जाए वो भी कर लेंगे। पहले पास्ट पेपर तो हो जाए, फिर हमारे पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। मेरी तरफ से तो खुली है, जब मर्जी आप लोग कहें, हमारी तरफ से तो जितना मर्जी करें। हो सकता है कल संडे को मैं आपको कोई जूम मीटिंग का टाइम दे दूं, तो कभी भी कर लेंगे, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, जब मर्जी कर लेंगे। एक दफा जरा पास्ट पेपर तो खत्म हो जाए थोड़े से। ओके, क्वेश्चन 16, और थोड़े से बड़े हो गए हैं, जान मारे सीए फाइनल में तो लोग खुद डिस्कशंस करके जो है वो सीए करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, किसी टीचर से नहीं पढ़ा पास कर लिए, तो आप लोगों तो चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, टेस्ट बना दिया गया, सोल्यूशन दे दिए गए हैं, थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़े हैं, इस तरह तो पूरी जिंदगी डिपेंडेंट रहेंगे। जान मारें, लेकिन लोगों से डिस्कस करें ये क्या है, ये क्यों हुआ है, पहले खुद जान मारे। मेरे ख्याल से 2-3 दफ़ा खुद जान मारते, 2-3 दफ़ा बंदे गौर से देखे, खुद ही पता चल जाता है ये फिक्र कहाँ से आई है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू आयशा बाजी। अगर आयशा बाजी ये हरकतें ना करती तो ये कॉन्सेप्ट हमें भी नहीं आने थे। रिक्वायर्ड अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, डिस्कस हाउ द अबव लॉसेस, और तीनों लबना ही नहीं, पेज 358, डिस्कस हाउ द अबव लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट हर अफोरसेड इनकम्स। असल में सवाल ये है कि ये वाले लॉसेस इनमें से कैसे एडजस्ट हो, ये सवाल है इसका। सवाल गौर से पढ़ें। हाउ द अबव लॉसेस, हाउ द अबव लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अफोरसेड, इन लॉसेस को इन इनकम में से कैसे माइनस करें, ये सवाल है। ऑल्सो डिस्कस, अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड वगैरह करना है तो वो भी बता दें। सेट ऑफ तो होते हैं ना करंट ईयर में, सेट ऑफ का भी बताने करंट ईयर में, और जो सेट ऑफ ना हो सके वो फिर कैरी फॉरवर्ड का भी बताना। तो सेट ऑफ का तो रूल 1 और 2 पढ़ा था हमने, और कैरी फॉरवर्ड का रूल 3 पढ़ा था हमने, तो वो सारा बताना है आपने। ये तो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, नॉन स्पेकुलेशन। ये इसकी इनकम फ्रॉम
ये इसकी इनकम फ्रॉम नॉर्मल रिजीम वाली, ओए हो, ये इसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, सेपरेट ब्लॉक। ये इसकी, एक मिनट पहले मुझे नोट कर लेने दें, ये इसकी इनकम है स्पेक्यूलेशन, ये है कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम, पेड फाइनल टैक्स रिजीम, हद होती है। ये इसकी इनकम है नॉर्मल रिजीम, ये भी नॉर्मल रिजीम, ये सेपरेट ब्लॉक, और ये एग्जेम्प्ट इनकम। चले जी नोट करें। प्लीज भाई, अब आप बोले तो फिर देखना। अच्छा, प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम। अच्छा, मुझे जरा डेटा को सिंप्लीफाई करा दें। अगर कोई हेड का नाम रेपिटेटिव यूज हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ही सवाल शुरू करेंगे ना, और क्या करें हम। कोई डेटा का किसी का नाम ज्यादा दफा यूज हो रहा है तो बता दें। ये तो किसी मैट्रिक के बच्चे को भी उलाले में बता देगा कि कौन सा लफ्ज बार बार यूज हो रहा है, ये वाला लफ्ज। ये डेटा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर ही सवाल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी तो कैपिटल गेन नॉर्मल रजीम उसने इनकम दी नहीं, उसने तो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज दे दी, सब कैटेगरीज। इनको तो पहले सेट ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद सवाल शुरू करेंगे। अभी तो सवाल में हेड्स ऑफ इनकम ही इसने नहीं दिए प्रॉपर तरीके से। इन तीनों को इकट्ठा करके वैसे दे देता ना तो फिर तेरा सवाल भी अच्छा था। अब तो सवाल ने अंदर मैस मारी भी है। और भी कोई है मेरे ख्याल से, उनको भी पहले करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे सिक्योरिटीज का लॉस तो शायद आपको याद हो, वो तो 6 साल नहीं कैरी फॉरवर्ड होता। सिक्योरिटीज का लॉस तो किसी को याद हो 3 साल कैरी फॉरवर्ड होता है, और सिक्योरिटीज के अगेंस्ट ही माइनस होता है, ये याद है। ये सिक्योरिटीज के लॉसेस तो हमने पढ़े थे, चैप्टर नंबर कौन सा था, 10। ये बड़ा अच्छा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे खुशी है कि आप लोगों को ना, अच्छा ना दिल पे ना लिया करें, क्योंकि मेरा दिल पे लगाने की नीयत होती है। पेज नंबर 264, ये भी चैप्टर उसी टाइम में याद किया था जब आप लोगों का इरादा था कि साथ साथ पढ़ेंगे, ये उसी टाइम के चैप्टर हैं, तो ये नहीं इंशाल्लाह भूला होगा। पॉइंट 5, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन करंट ईयर shall be set off against the gain from any other security। अच्छा, मुझे बताएं, जिस बंदे को परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन याद ना हो, क्या उसके लिए ये गुंजाइश है कि ये स्टेटस बार पे क्लिक करके लोगों के स्टेटस देखना शुरू कर दे? क्या ये गुंजाइश है इन दिनों में? क्या इन दिनों में गुंजाइश है कि वो जाके गूगल खोल ले, गूगल मैप्स खोल ले, और कोई एप्स खोल, क्या गुंजाइश है? जिसको जिसको डिविडेंड की डेफिनेशन भूली हुई है उसको गुंजाइश है ये इन दिनों के अंदर? और कितने लोगों ने कल यूज की ये गुंजाइश? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। और शरीफ बने बैठे हैं सारे। गुंजाइश ही नहीं है तो दिन ही नहीं रह गए। शर्म तुमको मगर नहीं आती। Loss on disposal of securities in current year shall be set off only against gain from any other security, and that loss that has not been set off can be carried forward to subsequent और shall be set off against same head। सिक्योरिटीज के गेन में से माइनस होगा। ओके गाइस, चलें जी, अब आप डेटे को सिंप्लीफाई कर लें।
सिंप्लीफाई करके मुझे बता दें। इसको स्टेप 1 लिखें अपने रजिस्टर पर, बल्कि ऐसा करें ना, दूसरे सफ़े पे वर्किंग 1 लिख लें इसको, दूसरे सफ़े पे वर्किंग 1। पहले सफ़े पे तो थ्योरी का सवाल है, ये न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, आज थ्योरी का सवाल है। तो आप ऐसा करें, वर्किंग 1 लिख लें, वर्किंग 1, वर्किंग 2। बताएं जी माय डियर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम कितनी आ रही है? 2.5 माइनस 3.6 माइनस 1.6, या एंटीक और ज्वेलरी का लॉस नहीं माइनस होता? याद है ना, ज्वेलरी एंटीक वगैरह के लॉसेस माइनस नहीं होते। 1.1 का क्या आ गया? लॉस। चलें जी आगे, आगे बोलें जी, और कुछ सिंप्लीफाई करें। स्काई ब्लू लाइन देख लेना, स्काई ब्लू लाइन कितना गेन आया, कितना लॉस? जवाब अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि ये डेटा सारा सिंप्लीफाई हो गया। अब येलो और स्काई ब्लू लाइनें देखने की जरूरत है, ये इनको सम अप कर दिया हुआ ऊपर। अच्छा ये क्या है? आप 15, एक्सेलेंट, अच्छी, बस अब तो हमारा डेटा आसान हो गया। अच्छा जी ये क्या है माय डियर? अच्छी, बस सैलरी तो नहीं है ना? अच्छा येलो सारे ऊपर चले गए हैं, आप येलो को ना देखें, येलो सारे ऊपर चले गए हैं। एक्सेलेंट, बुरी, किसने बोला था बुरी सवारी? जरा हाथ खड़ा करें। वेल डन, वेल डन, बुरी सवारी। अच्छा जी स्काई ब्लू तो सारे ऊपर चले गए हैं, स्काई ब्लू के साथ अच्छी बुरी लिखने की जरूरत नहीं है। ये ना सेपरेट ब्लॉक है, सेपरेट ब्लॉक को ट्रीट ही अलग किया करेंगे न्यूमेरिकल में। सेपरेट ब्लॉक को नॉर्मल के साथ गुज्जर मुज्जर गोद का नाला नहीं बनाने की जरूरत, सेपरेट ब्लॉक को अलग रखेंगे, ये सेपरेट ब्लॉक है। आगे चलें जी, ये क्या क्या है? बुरी, एक्सेलेंट, बुरी सवारी। आगे चलें, इसको तो अलग ही रखिएगा ना, ये तो बस इसको भी अलग रखना है, इसको भी अलग रखना है कि ये अच्छी बस बुस सवारी सूरी कोई नहीं। ये जो है ना समझ लें टैक्सी स्टैंड है, ये इनके अलग ही प्रोग्राम है, इनको बस स्टैंड में आने ही ना दें, ये अलग अपने प्रोग्राम इनके चलते हैं, ठीक है। तो ये कोई मिनी बस सिस्टम समझ लें, कुछ इनके अलग प्रोग्राम है, ये चार्टर तैयार हैं इनके, कुछ भी समझ लें इनको, ठीक है। और ये 19 अच्छी सवारी। और सिंप्लीफाई वाली वर्किंग भी आपने इधर ही किया ना, वर्किंग 1 2 जरा अच्छा लगेगा, आपने रजिस्टर पे किया। चलें कोई मसला नहीं, इधर भी कर लें एक दफा, पेपर में बेशक सिक्के की पेंसिल से कर लीजिएगा, कर लें एक दफा, जरा अच्छा बन जाएगा सारा। कोई नहीं, 1 मिनट ऊपर लगेगा, हो खैर है। हो गया जी, चलें आप जरा वर्किंग 3 करके मुझे न्यूमेरिकल का फेस बनवा दें। वैसे तो कोई वर्किंग 3 की खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्किंग 3 कर लें, न्यूमेरिकल का फेस एक दफ़ा बना दें, शायद सवाल सॉल्व करते हुए आपको हेल्प मिल जाए। अब काम को पीछे रह नहीं गया, इंशाल्लाह 1-2 मिनट लगेंगे, न्यूमेरिकल का फेस बन जाएगा। आप ऐसा करें कि सेपरेट ब्लॉक और एग्जेम्प्ट इनकम को आर्जी तौर पर इग्नोर करें
और आप मुझे पहले नॉर्मल इनकम्स उठवा दें। पहले आप ऐसा करें कि ऊपर जो है वो अच्छी बसें खड़ी करा दें और अच्छी सवारियां खड़ी करा दें, नीचे जो है वो बुरी सवारियां आ जाएंगी। अब अच्छी बसें ढूंढ लें, सारे डेटे में से अच्छी बसें ढूंढ लें। दो हैं तो बताएं जी, न्यूमेरिकल का फेस वर्किंग 3 आज के सवाल की। इनकम फ्रॉम कौन से और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जी बोलें। 15 3, ये क्या आ गई अच्छी बस। इसका टोटल कर दें, कोई मसला नहीं। इसमें अच्छी सवारियां बिठानी है, अच्छी सवारियां ढूंढ लें। एक ही है अच्छी सवारी, कौन सी? लॉस फ्रॉम, बस। लेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 90, ठीक है। बाकी बाकी डेड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अदर सोर्स का कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। आप बता दें नॉर्मल हेड्स में से कौन कौन से बच गए। अभी नॉर्मल्स को ट्रीट करें। नॉर्मल्स में से कौन कौन से बच गए? कैपिटल गेन है और स्पेक्यूलेशन है। इसके बारे में रूल 2 किसी को याद हो? स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन में अगर करंट ईयर में तो किसी और हेड में से माइनस, तो इसलिए इसको सिर्फ क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन। कैपिटल गेन कितने? 1.1। वर्किंग नंबर 1 से आया, ये सवाल से ही आया। 4, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें 6 साल तक, 2027 तक, टिल 2027। अच्छा, आप देखें जी, कैपिटल गेन इनकम सेपरेट ब्लॉक कितनी है? -2। कैपिटल गेन इनकम सेपरेट ब्लॉक कितनी है? -2। इस -2 को कहीं यहां एडजस्ट नहीं किया करना, इसको डायरेक्ट बाहर ही लिखना है। इसको डायरेक्ट बाहर ही लिखना है। क्यों? बोले बोले क्यों? क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक है, इसका नॉर्मल से एडजस्ट करने की इजाजत नहीं है। सिमिलरली ये जो एग्जेम्प्ट इनकम है एग्रीकल्चर 8, इसको भी किसी से एडजस्ट करने की जरूरत, इसको बेहतर है कि बाहर ही लिखें। भाई अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं। ये आज पहली दफा बात होने लगी है। सिक्योरिटीज में ओवरऑल लॉस आ रहा है और एग्जेम्प्ट इनकम में भी लॉस आ रहा है, आज पहली दफा। इसको फॉर्मेट में लाने की 2 ऑप्शंस हैं। पता नहीं, अब बाइक ऐप को इतना ज्यादा करना नहीं चाहिए, वो कर रहा है। इसको भाई को उठाओ, 1-2 दफा उसने किया है। एक तो मेरे ख्याल से तरीका ये होना कि कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में क्या आया है? लॉस। बोलें, कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में क्या आया है? लॉस। कितना? 2। तो बेहतर है इसको आप शो ना करें, इसको आप शो ना करें। और दूसरा, मेरी कौन सी इनकम है? एग्जेम्प्ट इनकम। कौन सी? एग्रीकल्चर। इसको शो ना करें। ये मेरी टोटल इनकम आ गई, इसमें से ज़कात माइनस कर दीजिएगा, सवाल खत्म। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि कैरी फॉरवर्ड होगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक का लॉस 3 साल तक, टिल 2024। ठीक है। लेकिन 1-2 दफा एग्जामिनर ने ऐसा भी किया है, अगर सारे चेहरा ऊपर रखें, 1-2 दफा एग्जामिनर ने ऐसा भी किया है। वो उसने ये किया है कि इसको प्रेजेंट करने के लिए उसने इस तरह किया, नेगेटिव, बोले 2 और नेगेटिव और नेगेटिव, फिर इसने इसको उल्टाया है, फिर इधर उल्टाया है। हम नहीं करते थे, और याद है पहले जमा करके माइनस करते थे। तो चपेड़ आसान सी बात है, पहले याद नहीं,
और यार ये नहीं याद आपको, 2 और 8 लिखते थे, 10 आता था, फिर 2 और 8 माइनस करते थे। ये याद है? किसी को एग्जेम्प्ट इनकम को ऐड करके लेस करते हैं, होने याद आ रहे हैं। एक दो दफा इसने ऐसे भी किया कि इसको यहां करके, इसको यहां करके, और इसको यहां ऐसे करके यहीं पहुंच गया। ये तो हैवी सीन है ना, लेकिन है तो पुराना ही। लेकिन हो पहली दफा रहा है, नहीं पहले भी होता था, नहीं आज क्यों ऐसे लग रहा है? पहले प्लस होके माइनस होते थे, आज माइनस होके प्लस हो रहे हैं। रशीद मैं यहां लगा सादा सी बात है। इस तरह भी वैसे एक दो दफा उसने किया, अगर आप कर सके पेपर में तो कर दीजिएगा, वरना डैश डाल दीजिएगा जिस तरह मैंने पहले किए थे। तो चले आइंदा कभी ऐसी बात आई तो इसको देख लेंगे, फिलहाल इसको डैश डाल दें। हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 0। क्योंकि अभी तो मैं थ्योरी का सवाल सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरा उधर गुजारा चल जाने वैसे ही। नोट कर ली वर्किंग 3? ये 0 0 लिख लिया, कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक और एग्रीकल्चर इनकम। कितने लोगों को ये बात समझ आई थी जो मैंने की है? कोई ऐसी मुश्किल बात तो नहीं थी? हम पहले प्लस करके माइनस करते थे, और अगर यही कभी माइनस आ गए तो माइनस करके प्लस कर दे, इससे बेटर शो हो जाएगा जरा। अच्छा, अब हमने सवाल सॉल्व करना शुरू करना है। सवाल सॉल्व करने में हम जो है वो क्या करेंगे, दो हेडिंग्स बना लेते हैं, सेट ऑफ एंड कैरीड फॉरवर्ड, और सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, थ्योरी जो पहला सफा आपने छोड़ा हुआ था। हाउ द अबव लॉसेस कैन बी सेट ऑफ। एक एक लॉस को डिस्कस करना शुरू करें। लॉसेस की डिस्कशन मांगिए, प्रॉफिट्स की नहीं। तो पहली हेडिंग दें 4.5 की, पहली हेडिंग दें 4.5। ये क्या है बोलें? इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यू। अच्छा, मैं लाइन नहीं डाल रहा क्योंकि हो सकता है किसी जगह मैंने एक पूरी लाइन लिख देनी हो सबके लिए, तो इसलिए एज सच मैं लाइन नहीं डाल रहा। पहले सेट ऑफ की बात कर लेते हैं, फिर कैरी फॉरवर्ड की। जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन के सेट ऑफ की बात करनी है। इसके लिए हम जो है वो सेट ऑफ का सेक्शन खोल लेते हैं जाके, बिजनेस स्पेक्यूलेशन सेक्शन 56 का नाम है सेट ऑफ। तो इसमें दूसरी लाइन लिख आते हैं, स्पेक्यूलेशन बिजनेस इन करंट ईयर कैन नेवर बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। तो ये जो लॉस नजर आ रहा है आपको, कितना लॉस नजर आ रहा है बोलें? 4.5। तो इसके बारे में आप लिख दें। देखें, असल में सॉल्यूशन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक है? तो लिखें जी, लॉस ऑफ 4.5, लॉस ऑफ 4.5 cannot be set off against any other head, cannot be set off against any other head। लेकिन कैरी फॉरवर्ड वाली साइड पे ना जाइएगा, थोड़ी जगह छोड़ देना यार, तू क्या कर रहा है? तो कैरी फॉरवर्ड वाली साइड पे जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड वाली साइड पे ना जाइएगा। लॉस ऑफ 4.5 cannot be set off against बोले एनी अदर हेड। ये लिख लिया आप लोगों ने? अब इधर आए, इधर ये लिख दें। ये नहीं याद आपको? ये जो है फिर लॉस का क्या करते हैं? स्पेकुलेशन के लॉस का किसी को याद हो क्या करते हैं? ये लिख दें, लॉस ऑफ 4.5 shall be carried forward against future speculation। ये वाली लाइन लिख दें। ऐसे ही है ना यार, ज़बानी भी याद है। लिखें, लॉस ऑफ 4.5 shall be carried forward
against future speculation business up to 6 years. कैरी फॉरवर्ड में लिखना है up to 6 years following the year in which the loss first occurred. Following the year in which the loss first occurred. हो गया जी, लिख लिया। चलें आगे। अगला लॉस देखें क्या है। अगला लॉस है जी लॉस ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी 3.6। इसका क्या किया है 3.6 का, जरा बताएं सारे देख के इसी सफे पे इसका क्या किया 3.6 का। इधर देखें सारे, इधर मैं ये लिखवाऊंगा द लॉस ऑफ 3.6 शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट, वहां से देख लेना वर्किंग से अपनी, द लॉस ऑफ 3.6 शेल बी, वर्किंग 1 to 3 का फायदा तो होना चाहिए ना। द लॉस ऑफ 3 शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट 2.5 गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, ये सेट ऑफ की बात होगी। हाउएवर द रिमेनिंग लॉस ऑफ 1.1 shall be carried forward for 6 years against the same head। ये वाला 1.1 सेम हेड के अगेंस्ट फ्यूचर में माइनस होगा, यही बनेगा ना मेरे ख्याल से। दोबारा जरा सोचें क्या बनेगा। इसका क्या करना है 3.6 का क्या करना है, जरा सोचें। 3.6 को पहले इसके अगेंस्ट क्या करें, सेट ऑफ करें, क्योंकि सिंप्लीफाई हो रहा है ना बेसिकली। तो ये 3.6 को पहले इसके अगेंस्ट सेट ऑफ करें, फिर भी माइनस नहीं हो सका तो आप इस 1.1 का क्या करें, इसको फिर कैरी फॉरवर्ड कर लें। लिखें लॉस ऑफ 3 अब इधर आप लोगों ने क्या हेडिंग दे दी, प्राइवेट कंपनी शेयर्स की डिस्पोजल आई है ना, तो लिखें लॉस ऑफ 3.6 shall be set off, बोलें shall be set off against gain of jewelry 2.5, shall be set off against gain of jewelry of 2.5। अब कैरी फॉरवर्ड वाली लाइन में आ जाए, यहां से लिखें आप द रिमेनिंग लॉस ऑफ 1.1 क्या करते हैं कैपिटल गेन के लॉस का, जरा बताएं। द रिमेनिंग लॉस ऑफ 1.1 shall be carried forward up to 6 years। डैश डैश आगे लिख लेंगे up to the from the year in which the loss was computed। आगे पूरा फिक्रा बना लेंगे ना, बस ठीक है। अब टाइम नहीं है ना, असल में बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए हमें। अच्छा अच्छा भाई, इसका क्या करें, वन पॉइंट सिक्स का 1.6 का इसमें बेशक इकट्ठा ही लिख दें। ये लॉस किसका है, इसमें वो लॉ वाली लैंग्वेज लिख दें, सेक्शन 38 में जो थी, नो लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन सेल ऑफ इंटीक, सो नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब एक ही गो में लाइन लिख दें पूरी, समझ आया। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के नीचे एक ही लाइन लिख दें इकट्ठी सारी, नो लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड। ये लाइन कहां पढ़ी थी, कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ी थी ना। नो लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन सेल ऑफ एंटीक, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, बोलें, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ का भी लफ्ज लिख दो ना, therefore there is no concept of set off or carried forward। असल में एक एक करके ना प्यार प्यार से एक एक लॉस को उठा के डिस्कस करना है कि इसका क्या करना है, और वो आपने कर लिया हुआ है न्यूमेरिकल में। वर्किंग 1 to 3 आपने कर ली हुई है। जब आप वर्किंग 1 to 3 कर लेंगे तो थ्योरी के सवाल पे टाइम नहीं लगेगा आपका जी।
आगे चलें, आगे कौन सा लॉस है? सिक्योरिटीज। ये तो भाई सेक्शन 37A का पॉइंट 5 है जो भी पढ़ा के आया हूं। सिक्योरिटीज के बारे में तो वाजे सेक्शन 37A घर जाके खोल के देखिएगा। द सिक्योरिटीज लॉस इन द करंट ईयर शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द गेन फ्रॉम सिक्योरिटी इन करंट ईयर, हाउएवर द लॉस व्हिच इज नॉट सेट ऑफ शेल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 3 इयर्स। ये तो आसान सी बात है ना, ये तो नॉर्मल रिजीम से है ही नहीं, ये तो सेक्शन 37A का 5 है। ये तो आज से तकरीबन हमने जो है 70-80 लेक्चर पहले पढ़ लिया हुआ है, इसमें कौन सी साइंस है? तो लिखें लॉस ऑफ 6 ऑन सिक्योरिटीज, हेडिंग दे दी अगली, लॉस ऑफ 6 ऑन सिक्योरिटीज shall be set off against gain from security of ₹4। और बाकी क्या पढ़ा था कैपिटल गेन के चैप्टर में? आप कैरी फॉरवर्ड वाली लाइन में आ जाए। द रिमेनिंग लॉस ऑफ 2, द रिमेनिंग लॉस ऑफ 2 shall be, हाइब्रिड में थर्ड रो क्यों नहीं लिख रहे? नहीं प्रोग्राम है लिखने का, हाइब्रिड में थर्ड रो। एंड द रिमेनिंग लॉस ऑफ 2 तो अक्सर ही रिलैक्सेशन प्रोग्राम, and the remaining loss of 2 shall be carried forward for 3 years था ना, डैश डैश आगे डालने, फिक्रा पूरा कहिएगा, for 3 years from the year in which the first computed, वो फिक्रा वहीं से पूरा कर लीजिएगा। ठीक है जी, प्यार प्यार से एक लॉस को दोबारा जरा डिस्कस करते हैं, प्यार प्यार से सारे लॉसेस को। 4.5 को क्या करना है? सेट ऑफ नहीं कर सकते अगले 6 साल, इस 3 को माइनस करने की कोशिश करें 2.5 से, 3.6 को नहीं हो सके तो फिर 6 साल, क्योंकि ये कैपिटल गेन का लॉस है, ये तो ना सेट ऑफ हो सकते ना, ये तो है ही सेपरेट ब्लॉक, इस पे तो नॉर्मल रिजीम के चैप्टर के रूल ही नहीं लगने। अब लॉस किस में आ गया? एग्रीकल्चर में, इसमें तो वैसे ही लिख लें, इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इस तरह की कोई लाइन लिख लें। इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम there is no concept of, बोले, set off and carry forward of losses। ओके, आगे चलें। अब लॉस किस में बच गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये वाहिद ऐसा लॉस है जिसके लिए आपको वर्किंग 3 में आना पड़ेगा, वरना अभी तक वर्किंग 3 में मैं नहीं गया था, मेन से ही काम चल रहा था सारा। अब आके देखें वर्किंग 3 में इसका क्या किया 19 का। द लॉस, पहले जरा बोल देना, द लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स shall be adjusted in the current year against speculation and property, and the remaining loss of 1 will be dead and it will not be carried। लेकिन डेड का रस्ट नहीं लिख के आएंगे, वो मैं लिखवाता हूं। तो 19 के सेट ऑफ का रूल लिखें, द लॉस ऑफ 19 ऑन अदर सोर्स, द लॉस ऑफ 19 ऑन अदर सोर्स shall be set off, बोलें जरा आप किसके अगेंस्ट? shall be set off against non-speculation business of 15 and property income of 3, against, बोले against non-speculation business of 15 and property business and property income of 3। कैरी फॉरवर्ड में लिखा है रिमेनिंग लॉस ऑफ 1 विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, डेड का लफ्ज ना लिखिएगा, रिमेनिंग लॉस ऑफ 1 विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। अदर सोर्स के तो नहीं कैरी फॉरवर्ड होते ना।
अच्छा जी, एक 50 में मिलेंगे, लेकिन 1 मिनट मुझे दे दें दोबारा, तसल्ली से जरा ना सारा रिवाइज करवा दें। बोले द लॉस ऑन स्पेक्यूलेशन, किसी को याद हो स्पेकुलेशन के लॉस को क्या कहते थे? बुरी सवारी। अब जरा क्विक जहन अप्लाई करें। द लॉस ऑन स्पेकुलेशन शेल नॉट बी कैरिड फॉर, शेल नॉट बी सेट ऑफ इन द करंट ईयर अगेंस्ट एनी अदर, हाउएवर दिस लॉस कैन बी for 6 years up to from the first year in the loss first occurred। पूरी बात लिख के आइएगा। The loss of 3 point shall be set off against gain of 2 point। ये डेटा सिंप्लीफाई हो रहा है, ये कोई लॉसेस के रूल नहीं लग रहे मुझे नहीं लग रहा है ये लॉसेस की, ये तो डेटा सिंप्लीफाई हो रहा है। एंड द रिमेनिंग लॉस ऑफ 1 point relating to capital gain will only be carried forward for 6 years। ये बुरी सवारी है, किसी और हेड में से माइनस नहीं होगी। एंड द लॉस ऑफ बोले 1 point, no loss is recorded on antique, however and further there is no concept of set off and carry forward। उसके बाद ये तो आसान था ना, ये तो इस चैप्टर में पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने किस चैप्टर में पढ़ा है? कैपिटल गेन के चैप्टर में। लॉस ऑन सिक्योरिटीज shall be set off only against gain on security, however if it is not adjusted it shall be carried forward for 3 years। ये किस चैप्टर में पढ़ा था? कैपिटल गेन। और उसके बाद ये तो वैसे ही आसान है, इसको छोड़ें। अब ये वाहिद पूरे सवाल में अच्छी सवारी है। वाहिद अच्छी सवारी के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छी बसें। वो तो फिर फेस पे पता चल सकता है, वो तो भी यहां से पता नहीं चल सकता, तो फेस पे आके हमने देख लिया। वैसे जिसने वर्किंग 3 नहीं भी की थी तो उसको अच्छी सवारी और अच्छी बस का लफ्ज यहां भी लिखा हुआ नजर आ रहा था कि द लॉस ऑफ 19 विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट 15 and 3 and the remaining 1 will not be carried forward। कितने लोगों को जरा पूरा समझ आ गया सवाल? क्लियर तसल। लॉसेस के बारे में उसने पूछा था खाली, लॉसेस का क्या करना है, इसलिए हेडिंग्स हमने सिर्फ किसकी दी हैं? लॉसेस की।